शहर के विभिन्न हिस्सों में 9 लोगों को अचानक मौके पर अपहरण कर लिया जा रहा है, भले ही वे अपनी कारों में हो या अपनी नौकरी के बीच में हो। कुछ क्षण बाद ये 9 लोग एक रहस्यमय घर के अंदर बेहोश दिखाई देते हैं। ली एक बिस्तर पर उठता है और उसके बगल में बिस्तर पर एल्बी नामक एक लड़के को देखने के बाद वह जांच करने के लिए बाहर जाती है। जब वह हेलो कहती है तो कोई जवाब नहीं देता है, इसलिए वह बस चलती रहती है। तब तक इधर उधर देखती रहती है जब तक कि वह 2 पुरुषों को दूसरे कमरे में बेहोश नहीं पाती है। ली को उलझन में डाल देती है मुख्य दरवाजे के रूप में और इसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा कसकर बंद है। वह खिड़कियों की भी जांच करती है, केवल यह पता लगाने के लिए कि वे सभी ईंटों की दीवारों से अवरुद्ध है। इसके बाद वह किसी प्रकार के निकास की तलाश में तहखाने में जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। कोई पलायन नहीं देखकर ली को पैनिक अटैक आता है और वह फर्श पर गिर जाती है। कुछ क्षण बाद ली फादर डफी की आवाज से जागता है और वह यह जानने के लिए चारों ओर देखता है कि यहाँ कुल 9 लोग फंसे हुए हैं, जबकि उन्हें आश्चर्य है कि क्या हो रहा है। अचानक उन्हें स्पीकर से निकलने वाली एक रहस्यमय आवाज द्वारा स्वागत किया जाता है ताकि उन्हें बताया जा सके कि उन्हें नहीं चुना गया था कि वे कौन हैं, बल्कि इसके लिए कि वे क्या है। यह आवाज उन्हें यह भी बताती है कि उन्हें एक ऐसा गेम खेलने के लिए एक साथ लाया गया है जो उनके मानव चरित्र का अंतिम परीक्षण होगा, और यह विशुद्ध रूप से देखने वाले के मनोरंजन के लिए है, जो पूरे घर में स्थापित 75 कैमरों और अनगिनत माइक्रोफोन के माध्यम से उन्हें देख और सुन रहा है। इस खेल का विजेता जीवित रहने वाला आखिरी व्यक्ति होगा। उन्हें न केवल मुक्त किया जाएगा बल्कि $5 मिलियन भी दिए जाएंगे। फिर आवाज गायब हो जाती है और 9 खिलाड़ी तुरंत बहस करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि खेल वास्तविक है, जबकि अन्य नहीं करते हैं, लेकिन मुख्य चिंता यह है कि उनमें से 8 किसी तरह से मर जाएंगे। अचानक जय इसे सभी को दिखाने के लिए अपनी जेब से एक बंदूक निकालता है, यह कहते हुए कि स्थिति वास्तव में गंभीर होनी चाहिए अगर अपहरणकर्ता उसे इसे रखने देते हैं। यह देखते हुए कि हर कोई बंदूक से डरा हुआ है, जय स्पष्ट करता है कि वह एक पुलिस वाला है, लेकिन दूसरों को अभी भी लगता है कि यह अनुचित है कि उसे अपनी वजह से हथियार रखना पड़ा। एल्बी ने जय की ओर अपने गुस्से को निर्देशित किया, यह समझाते हुए कि उसके छोटे भाई को भ्रष्ट सफेद पुलिस के हाथों पीड़ित होना पड़ा। उस समय फ्रांसिस अपने निष्कर्ष को साझा करने के लिए तर्क को बाधित करता है। देखने वाला चाहता है कि वे एक दूसरे को मार डालें। इससे हर कोई घबरा जाता है, जबकि जे फ्रांसिस से सहमत होते हैं कि एक बार खेल खत्म हो जाने के बाद जीवित रहने वाले को भी मार दिया जाएगा। फिर जे सुझाव देता है कि उन्हें भागने का रास्ता खोजने के लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता है, और डाइनिंग टेबल के साथ सामने के दरवाजों को मारने के विचार का प्रस्ताव देता है, जो बेहद भारी है। क्लेयर को छोड़कर हर कोई एक साथ मदद करना स्वीकार करता है, जो धूम्रपान करते समय बस चारों ओर बैठता है और देखता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी कोशिश करते हैं, हालांकि दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिलता है। इसके बाद जय ईंटों पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वे एक सभ्य छेद बनाने के लिए बहुत मोटे हैं। बाद में समूह किसी भी संभावित उद्घाटन या छिपे हुए निकास के लिए हर नुक्कड़ और क्रैनी का निरीक्षण करने का फैसला करता है, जो मौजूद होना चाहिए क्योंकि वे किसी तरह इस जगह में प्रवेश करते हैं। जय को एक लोहे की पट्टी मिलती है और इसका उपयोग तहखाने के फर्श में खुदाई करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके नीचे धातु है। मैं छत पर एक लकड़ी के वर्ग की खोज करूंगा और इसे तोड़ने का प्रबंधन करता हूं, लेकिन इसे भी सील कर दिया गया है। जबकि हर कोई फायदा नहीं देखता है, क्लेयर शराब कैबिनेट पर अपना हाथ रखती है और पीना शुरू कर देती है। आखिरकार समूह हार मान लेता है और लिविंग रूम में लौटता है, जहां वे क्लेयर को मदद नहीं करने के लिए कहते हैं, और जे अभी के लिए शराब कैबिनेट को बंद करने का फैसला करता है, क्योंकि पीने से उनका मूड खराब हो जाएगा। फिर समूह की बात होती है और हर कोई कसम खाता है कि वे मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन वे यह भी स्वीकार करते हैं कि हताश लोग हैं जो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। अचानक उन्हें रसोई से एक आवाज सुनाई देती है, इसलिए वे जांच करने जाते हैं। पता चलता है कि भोजन के साथ एक गूंगा वेटर है। उनके डिनर में प्रत्येक खिलाड़ी के लिए एक आलू में चिकन का एक टुकड़ा होता है। इसलिए समूह भोजन कक्ष में बैठता है और डफी द्वारा अपने भोजन को आशीर्वाद देने के बाद वे आखिरकार खुद को ठीक से पेश करते हैं। डफी एक पुजारी है, जय एक पुलिस वाला है, ली एक नर्तकी है, क्लेयर एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है, फ्रांसिस एक संगीतकार है, सिंथिया घर पर रहने वाली उनकी पत्नी है, एल्बी एक रैपर है, मैक्स एक फैशन डिजाइन है, और शोना पैरोल पर नशेड़ी है। वास्तव में उसके तखने पर एक कंगन मॉनिटर मिला है, जो समूह को उम्मीद देता है कि पुलिस उसे खोजने के लिए यहाँ आएगी। ली मांस नहीं खाता है और हर कोई पहले से ही चिकन के अपने टुकड़े के लिए लड़ रहा है, लेकिन जे परेशानी से बचने के लिए इसके लिए अपने आलू का आदान प्रदान करता है। एल्बी को अफसोस है कि यहाँ लाए जाने के कारण वह एक रिकॉर्ड कंपनी के साथ बैठक से चूक गए जो उन्हें सौदा दिला सकती थी, और जब कुछ खिलाड़ी उनकी क्षमताओं पर संदेह करते हैं तो मैं उन्हें एक तात्कालिक रैप से प्रभावित करूंगा। रात के खाने के बाद वे चर्चा करते हैं कि कमरों को कैसे विभाजित किया जाए, जिनमें से 2-2 सिंगल बेड के साथ 5 है। डफी के पास अपने लिए एक कमरा होगा क्योंकि वह फ्रांसिस में एक पुजारी है और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, इसलिए अन्य 6 लोगों को नाम चुनकर अपने कमरे के साथी चुनने के लिए मिलते हैं। जेलिया के साथ, क्लेयर शोना के साथ और मैक्स अल्बी के साथ समाप्त होता है। प्रत्येक जोड़ी अपने संबंधित कमरे में जाती है और कुछ क्षण बाद शोना को स्पष्ट करती है, उसके बैग के माध्यम से जाती है, जिससे वह क्रोधित हो जाती है और वास्तव में गूंगा तर्क शुरू हो जाता है। मैं बिस्तर और मोम में उसकी कविताओं का अभ्यास करूंगा, इस बारे में चिंतित हूं कि कैसे
पूरे प्रवास के लिए केवल एक ही पोशाक है, इसलिए वह अपनी जैकेट को सावधानी से लटकाता है। डफी प्रार्थना करने में अपना समय लेता है और लिया और जे चैट कर रहे हैं और अपने जीवन के बारे में कुछ चीजें साझा कर रहे हैं। फ्रांसिस सिंथिया को बताता है कि पैसा बहुत लुभावना है और वह विश्वास नहीं कर सकता कि वह वास्तव में इस पर विचार कर रहा है। घंटों की नींद बीत जाती है और आधी रात में कोई अचानक जय पर हमला करता है। कुछ संघर्ष के बाद जय अपनी बंदूक के लिए पहुंचता है, लेकिन घुसपैठिया तुरंत भाग जाता है और वे अपना चेहरा नहीं देख सकते क्योंकि अंधेरा है। हंगामा सभी खिलाड़ियों को अपने कमरे से बाहर आने का कारण बनता है और एक और बहस शुरू होती है क्योंकि वे एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, निराधार आरोप लगाते हैं और उन्हें हर किसी को नीचा दिखाते हैं। एलबीजे के खिलाफ अपने गुस्से के कारण मुख्य संदिग्ध है और नस्लवादी डफी पर टिप्पणी शुरू होने लगती है जो सभी को शांत करती है और उन्हें बिस्तर पर भेज देती है। बाद में सुबह खिलाड़ी लिविंग रूम में आते हैं और पाते हैं कि गर्मी अधिक से अधिक बढ़ रही है। 2 तारीख तक एक और तर्क शुरू होता है जो लगभग भौतिक हो जाता है, लेकिन अचानक वे शोर सुनते हैं और वे मानते हैं कि यह कंगन मॉनिटर के रूप में दिखाया गया पुलिस ट्रैकिंग है। समूह पागलों की तरह चिल्लाना और पीटना शुरू करने के लिए सामने के दरवाजे पर दौड़ता है, जबकि फ्रांसिस उन्हें देखता है, यह सोचकर कि वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हताश जय अपनी बंदूक चलाता है, लेकिन बाहर की आवाजें दूर हो जाती है और वे फिर से अकेले रह जाते हैं। यह घटना हर किसी को स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करने और अपनी आखिरी उम्मीद खोने का कारण बनती है। जे शराब कैबिनेट की चाबी जारी करता है और डफी, ली और जे को छोड़कर हर कोई पीने के लिए आगे बढ़ता है। मत भूलो, वे कुछ संगीत भी बजाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब मैं बहु ईयर्स धीमा और निराशाजनक होता है तो वह इसे कुछ और उत्साहित में बदल देता है और जल्द ही पीने वाले एक साथ नृत्य करना शुरू कर देते हैं जबकि घर गर्म होता रहता है। इस बीच फ्रांसिस मुझ पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अपनी पत्नी की याद दिलाती है और उसे अकेला छोड़ देती है। फिर फ्रांसिस शराब की एक बोतल के साथ अपने कमरे में घुस जाता है और बिस्तर की चादर के साथ आवाज को दबाकर वह कांच के टुकड़े बनाने के लिए बोतल को तोड़ देता है जिसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर वह एक को दरवाजे पर छिपा देता है, फिर बाकी शौचालय की टंकी के अंदर। आखिरकार समूह नृत्य जारी रखने के लिए बहुत बर्बाद हो जाता है, केवल सिंथिया और एल्बी को लिविंग रूम में छोड़ देता है। वे नृत्य कर रहे हैं जो उन्हें एक दूसरे के काफी करीब रखता है, इसलिए जब फ्रांसिस अंदर आता है तो वह अपनी पत्नी के साथ छेड़खानी करने के लिए हमलों में सबसे बुरा मानता है। जल्द ही एक लड़ाई शुरू हो जाती है और जब सिंथिया उन्हें अलग करने की कोशिश कर रही होती है, एल्बी गलती से उसे धक्का देती है जिससे वह रेलिंग से अपना सिर मारती है और मौके पर ही मर जाती है। मैं माफी मांगने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक क्रोधित जे उसे दूर ले जाता है और हैंडल के माध्यम से लोहे की पट्टी लगाकर उसे अपने कमरे में ले जाता है। फिर समूह शरीर को एक चादर से ढक देता है और इसे शेष दिन के लिए तहखाने में ले जाता है। खिलाड़ी अपनी स्थिति पर विचार करते हुए इधर उधर भटकते रहते हैं। फ्रांसिस अपनी पत्नी की लिपस्टिक पाता है और दर्पण को चूमने से पहले इसे पहनता है। शाम को जैसा कि गर्मी असहनीय हो रही है, खिलाड़ी यह देखकर नाराज है कि उन्हें सिर्फ आलू का कम हिस्सा प्रदान किया गया है। अल्बी अपने दरवाजे पर पीटना शुरू कर देता है, अपने हिस्से की मांग करता है। के बहुत दबाव के बाद जय जाता है और एल्बी को आलू का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा देता है। हालांकि डफी को लगता है कि यह अनुचित है और एल्बी को अधिक भोजन देने के लिए छोड़ देता है। चिंतित जय उसे रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन दरवाजा पहले ही खोला जा चुका होता है। एल्बी कमरे से बाहर कूदता है और बिना किसी दया के जय को मारना शुरू करने के लिए लोहे की छड़ पकड़ता है, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जब वह इससे बाहर निकलता है और महसूस करता है कि उसने क्या किया है, तो वह छिप जाता है। वापस अपने कमरे में डफी जे की जांच करने के लिए आता है, जो अपनी बंदूक देने के लिए अपनी आखिरी सांस का उपयोग करता है। पुजारी जय के शरीर को फिर कवर किया जाता है और सिंथिया के साथ तहखाने में ले जाया जाता है। अगले भोजन के लिए उन्हें मारने के इनाम के रूप में एक अच्छा काम नोट के साथ अतिरिक्त भोजन और शराब मिलती है। भोजन कक्ष में ली और डफी केवल भोजन कर रहे हैं, अन्य सभी बहुत पागल हो गए हैं और अब अकेले खाना खा रहे हैं। फ्रांसिस एल्बी को एक हिस्सा लेता है और कहता है कि उसने इसे अर्जित किया है और कसम खाता है कि वह समझता है कि सिंथिया की मौत एक दुर्घटना थी, इसलिए वह उससे नाराज है। कुछ क्षण बाद ली और डफी केवल एल्बी की जांच करने जाते हैं।